नमस्कार दोस्तों, झारखंड कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आप में से अधिकांश को पता होगा, हम लोग इस वीडियो सीरीज में जेपीएससी के मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोशल साइंस के अंतर्गत आने वाला जो मेडिवल हिस्ट्री है, उसमें जो भी सिलेबस में दिए गए टॉपिक है उसको सीक्वेंस वाइज देख रहे हैं। पहला टॉपिक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, उससे रिलेटेड आपका जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था जो कि यूपीएससी में आया हुआ था, उसको हम लोग बनाए भी और आपको बताया कि कभी भी कोई भी सब्जेक्ट का आप अगर आंसर देते हैं 800 से 1000 शब्दों में, तो जब आप आंसर करते हैं तो उस समय किन किन बातों को ख्याल में रखा जाना चाहिए, ये सारा चीज आपको हम बताने का प्रयास किए। अब हम लोग मेडिवल हिस्ट्री के अंतर्गत जो दूसरा टॉपिक है द गजनविड इन्वेजन ऑफ इंडिया, इसको हम लोग देख रहे थे और इसके बारे में कहा गया था इसको हम लोग 3 पार्ट में देखेंगे। तो पहला पार्ट में हम लोग देखें कि गजनी में अधिकार होता है मोहम्मद गजनी का, वो भारत पे आक्रमण करता है, लगभग 17 बार आक्रमण करता है, ये हम लोगों को जानकारी मिलता है और वो भारत से काफी धन संपत्ति जो है वो लूट के ले जाता है। आपको ये भी पता होगा कि मोहम्मद गजनी जो है यहाँ पे प्रत्यक्ष रूप से शासन नहीं किया था, यानी मुख्य भारत में वहां पे उनका प्रत्यक्ष शासन नहीं था। लेकिन इसके बाद जब गजनी पे अधिकार हो जाएगा मोहम्मद गोरी का, जो कि आज हम लोग पार्ट 2 में देखेंगे मोहम्मद गोरी का भारत पे आक्रमण, तो देखेंगे गजनी पे अधिकार हो जाता है तो वो जो है अपना एक गुलाम यहाँ पे छोड़ के जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक, वो यहाँ पे दिल्ली सल्तनत का स्थापना होता है। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे आपको 2 निर्णायक युद्ध भी जानने को मिलेगा, एक है तराइन का दूसरा युद्ध और चंदावर का युद्ध। और इसको पूछा भी गया है यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कि तराइन का युद्ध और चंदावर का युद्ध भारतीय इतिहास में कैसे निर्णायक था। तो ये सब सारा चीज हम लोग जानेंगे और जानेंगे कि कैसे इस मोहम्मद गोरी के आने के बाद इसके जो छोड़े गए कुतुबुद्दीन ऐबक है या बख्तियार खिलजी है, इनका कैसे भारत पे कब्जा हो जाता है और मुस्लिम साम्राज्य का स्थापना होता है। यही सारा चीज आज के इस वीडियो में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो जो भी चीज आपको आधे घंटे में भी हम बताने वाले हैं या 45 मिनट 40 मिनट जो भी टाइम लगेगा, आपको पता होगा कि हम लोगों का वीडियो थोड़ा सा लंबा होता है क्योंकि यहाँ पे मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को समझ रहे हैं और यहाँ पे केवल तथ्य नहीं बल्कि कॉन्सेप्ट भी आपके पास होना चाहिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट होगा तो तथ्य आपको धीरे धीरे याद होते चलेंगे। अगर केवल फैक्ट याद कर लीजिएगा तो थोड़ा सा घुमा के अगर क्वेश्चन पूछ देगा तो आप उसका है ना सही उत्तर नहीं दे पाइएगा। तो इसीलिए चीजों को थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए और फैक्ट जो है उसको कैसे यूज करना है वो आप समझ जाइएगा, तो धीरे धीरे फैक्ट तो रटने का चीज है वो आप रटते रहिएगा। तो आज जो वीडियो में आपको बताने वाले हैं उसको थोड़ा सा बेसिक 1 से 2 मिनट में आप समझ लीजिए ताकि आपको पूरा वीडियो जो है एक तरह से कहिए उसका ओवरव्यू मिल जाए। तो आपको पता होगा पिछले वीडियो में भी हम बताए थे कि गजनी में जाइएगा, सॉरी अफगानिस्तान में जाइएगा तो एक जगह का नाम है गजनी, वहीं का शासक था मोहम्मद गजनी। गजनी के अंतर्गत ही एक क्षेत्र आता है गोरी या गोर के नाम से हम लोग उसको जानते हैं, जो कि आज हम मैप पे भी आपको बताएंगे। केवल आप समझ लीजिए 1 से 2 मिनट में क्या क्या चीजें हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो मोहम्मद गजनी जब यहाँ पे शासन कर रहा था गजनी में, तो हम लोग जाने थे वो पंजाब के एरिया को क्या कर लेगा, अपने कब्जे में कर लेगा या पंजाब में अपना प्रतिनिधि छोड़ देगा, इसको अपने अधीन कर लेगा। दूसरा है हम लोग देखे थे सिंध का जो एरिया था वो भी उसमें कब्जा कर लेगा। उसी के ऊपर जो था हम लोग देखेंगे मुल्तान, सारा चीज मैप में आपको बताएंगे हम। यहाँ पे मुल्तान जो था वहां पे अगर आप देखिएगा तो मुल्तान पे भी किसका कब्जा था, गजनी का। अब समझ लीजिए यहाँ पे मोहम्मद गजनी का क्या हो जाता है, देहांत। कोई भी एक बड़ा राजा जो होता है उसका देहांत हो जाता है या उसका पद खाली हो जाता है तो उसके अधीन जो भी छोटे छोटे राजा हैं या सामंत है अपने आप को स्वतंत्र करने लग जाते हैं। इसी क्रम में आप देखिएगा पंजाब जो है अपने आप को स्वतंत्र कर लेगा, मतलब कहेगा गजनी का अधीनता हम नहीं स्वीकार करते हैं। मुल्तान जो है अपने आप को कहेगा गजनी का अधीनता है ना नहीं स्वीकार करते हैं, कहने लग जाएगा हो सकता है, या सिंध भी कहने लग जाएगा कि गजनी का अधीनता नहीं स्वीकार करते हैं। तो यहाँ पे है ना ये सारा चीज हम लोग को देखने को मिलता है। और गोरी में तो एक तरह से कहिए यहाँ पे दूसरे वंश जो कि अभी हम लोग आपको बताएंगे भी, संसबानी वंश है, उसका यहाँ पे शासन चल रहा था, वो सामंत के रूप में यहाँ पे शासन कर रहे थे। लेकिन जैसे यहाँ पे गजनी के बाद जो है मोहम्मद गजनी के बाद छोटे छोटे कमजोर राजा यहाँ पे आते हैं, उस समय यहाँ पे एक शक्तिशाली राजा जो है उभर के आता है जिसका नाम जो है मोहम्मद गोरी है। इसके बारे में आज हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। तो मोहम्मद गोरी जो है अपना साम्राज्य का विस्तार करेगा और विस्तार करने के क्रम में सबसे पहले तो अपना जो पहाड़ी क्षेत्र था, गोर का जो क्षेत्र था, उसको अपने अधीन ले लेगा। और जब अपने अधीन गोर का क्षेत्र ले लेगा तो जो उस समय का सबसे फेमस जगह था या राजधानी हम कह सकते थे, उस पे वो कब्जा करेगा। जैसे भारत पे कब्जा करना, दिल्ली पे कब्जा करना, मतलब समझ लीजिए भारत पे कब्जा करना। तो गजनी पे अगर आप कब्जा कर लिए तो गजनी के जो भी साम्राज्य हैं या थे उस पे आपका क्या हो जाएगा, इनडायरेक्टली आपका कब्जा माना जाएगा। वही होता है यहाँ पे भी। मोहम्मद गोरी कहां पे कब्जा कर लेगा, गजनी पे। गजनी पे कब्जा कर लेगा तो पंजाब, मुल्तान, सिंध, इस तरह से ये तो अभी हम लोग पढ़ेंगे इसलिए आपको बता रहे हैं। तो ये जो अपने आप को स्वतंत्र कर दिए थे या मोहम्मद गोरी का अधीनता को स्वीकार करने से एक तरह से कहिए मना कर दिए थे, उन सबको ये जीतने का क्या करेगा, प्रयास करेगा, ताकि इसका साम्राज्य पुनः मोहम्मद गजनी के जैसा हो जाए। तो इस तरह से मोहम्मद गोरी जो है गजनी पे अधिकार करने के बाद सबसे पहले यहाँ पे मुल्तान पे करेगा, फिर सिंध पे अपने कब्जा करेगा। अब ये चाहेगा कि हम भारत पे भी कब्जा करें
और इस तरह से आप देखिएगा गुजरात में वहां पे जो चालुक्य वंश है भीमद्वितीय, उसके वहां पे वो क्या करेगा, आक्रमण करेगा, लेकिन वो पराजित हो जाता है। तो वो समझता है कि अगर हम पंजाब पे आक्रमण कर लेते हैं तो फिर उधर कब्जा करना आसान हो जाएगा। फिर वो पंजाब पे आक्रमण करेगा, और पंजाब पे जैसे आक्रमण करता है तो इसका सीमा रेखा लग जाता है किसके साथ, दिल्ली के साथ, और यहाँ पे अजमेर के साथ। और दिल्ली और अजमेर में उस समय जो शासन था वो किसका था, पृथ्वीराज चौहान, जो उस समय का सबसे शक्तिशाली में से एक राजा वहां पे माना जाता था। तो आप समझ लीजिए दो शक्तिशाली राजाओं का सीमा रेखा एक दूसरे के साथ यहाँ पे लग जाता है। तो युद्ध तो अब होना ही था, क्योंकि मोहम्मद गोरी अपना साम्राज्य का विस्तार करना चाहेगा और जो पृथ्वीराज चौहान है उसको वहां रोकना चाहेगा। तो इस क्रम में यहाँ पे दोनों के बीच युद्ध होता है, जिसमें दूसरा युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जो है पराजित होते हैं। उसके बाद जयचंद कहा जाता है, जयचंद ही मोहम्मद गोरी को इनवाइट किया था या नहीं भी किया था, तो ये तो स्पष्ट है कि यहाँ पे वो तटस्थ रहा था यहाँ पे तराइन का युद्ध में। तो उसके बाद चंदावर का युद्ध होता है 1194 में। वहां पे जयचंद को आंख में आप सुने भी होंगे कहानी, तीर लगता है, फिर वो पराजित हो जाता है, और उसके बाद भारत पे एक तरह से कहिए मोहम्मद गोरी का यहाँ पे शासन हो जाता है। अपना एक गुलाम यहाँ पे छोड़ के जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक, कहा जाता है उसको इंद्रप्रस्थ, जो कि दिल्ली का पुराना नाम कह सकते हैं, इंद्रप्रस्थ में छोड़ के जाता है। अब बोलता है कि हम जो भी एरिया जीते हैं जिसमें अपना अपना प्रतिनिधि छोड़ के जाएगा, तो उस एरिया पे जो भी प्रतिनिधि छोड़ा गया उस पे आप तुम नजर रखना, उसको कंट्रोल रखने के लिए वो छोड़ के जाता है। लेकिन जैसे यहाँ पे मोहम्मद गोरी का क्या हो जाएगा, देहांत हो जाएगा, जो कुतुबुद्दीन ऐबक है सबको अपने अधीन ले आएगा और 1206 में दिल्ली सल्तनत का स्थापना करेगा। तो यही कहानी जो है पूरे वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं फैक्ट के साथ। एक चीज और आपको यहाँ पे पता चलेगा कि केवल मोहम्मद गोरी ही नहीं था कि जो अपना साम्राज्य का विस्तार कर रहा था। मध्य एशिया में देखिएगा तो एक शासक और भी था, ख्वारिज्म का, है ना, ख्वारिज्म का शाह कहा जाता है। तो ख्वारिज्म का शाह जो है वो भी कहाँ बढ़ रहा था, गोर पहाड़ी के क्षेत्र की ओर बढ़ रहा था। खुरासान पे कब्जा करने के बाद अफगानिस्तान पे कब्जा करने वाला था, गोर पहाड़ी क्षेत्र। तो इसीलिए उससे बचने के लिए या अपना शक्ति को बढ़ाने के लिए भी मोहम्मद गोरी जो है वो गजनी पे अधिकार करना चाहा, पंजाब, मुल्तान, सिंध, दिल्ली, अजमेर, क्योंकि जैसे जैसे साम्राज्य का विस्तार होगा आपका सेना बढ़ेगा, आपके पास संपत्ति ज्यादा होगा और आपका पावर जो है वो बढ़ते जाएगा। तो इस तरह से एक कारण ये भी था कि ख्वारिज्म का शाह इसको यहाँ से क्या कर रहा था, एक तरह से कहिए इसकी ओर बढ़ रहा था। तो इसको सुरक्षा पाने के लिए इसको कहीं ना कहीं पूरब की ओर आना था, और इसी क्रम में ये भारत में आता। एक एक करके सारा चीज को हम यहाँ पे मैप के साथ आपको समझाएंगे, क्योंकि मैप के साथ अगर चीजों को आप लिखिएगा तो समझ लीजिए कि आपका नंबर जो है वो इंप्रूव होना ही होना है ना। तो चलिए आज हम लोग पार्ट 2 में देखते हैं मोहम्मद गोरी के बारे में। तो मोहम्मद गोरी के बारे में आपको अगर 7 मिनट अभी हो गया है और 7 मिनट तक चीजों को अगर यहाँ पे आप समझ पा रहे होंगे तभी यहाँ पे रहे। अब धीरे धीरे आप चीजों को समझिए, फैक्ट कलेक्ट करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि आपके पास तथ्य भी होना चाहिए। कॉन्सेप्ट तो वही है कि कैसे वो आता है, अब फैक्ट आपको हम यहाँ पे बताने का प्रयास कर रहे हैं। उस फैक्ट को आप थोड़ा सा याद करने का प्रयास कीजिएगा और फिर लिखने का देखिएगा, प्रयास कीजिएगा, तो आराम से आप लिख पाइएगा। तो यहाँ पे हम लोग देखें मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना मोहम्मद गोरी, क्योंकि मोहम्मद गोरी का जो एक तरह से कह सकते हैं गुलाम है कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि यहाँ पे दिल्ली सल्तनत का स्थापना करेगा, मुस्लिम साम्राज्य का स्थापना करेगा। इसलिए हम यहाँ पे हेडिंग दिए है मोहम्मद गोरी का आक्रमण और मुस्लिम साम्राज्य का यहाँ पे स्थापना। आगे दिया गया है मोहम्मद गजनी के पश्चात भारत पर एक महत्वपूर्ण तुर्क विजेता का यहाँ पे आक्रमण होता है, वो मोहम्मद गोरी है। तो ये लिखने का है, तो यहाँ पे कोई फैक्ट तो आपको है नहीं। गोर के बारे में आपको बताया गया, या यहाँ पे जो वंश है इसके बारे में कहा जाता है इसका ओरिजिन क्या है या इसका क्या वंश था, इसको जानना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि कुछ लोग जो है वो बोलते हैं ईरानियन ओरिजिन के हैं, लेकिन कुछ जो है वो बोलते हैं इसका क्या ओरिजिन था उसको बताना थोड़ा सा अनसर्टेन है, यानी अस्पष्ट है। तो आपको अगर लिखने का मन कर सकता है कि ये जो मोहम्मद गोरी है उसका उत्पत्ति जो है या ये किस वंश से संबंधित है, तो संसबानी वंश है, और इसका ओरिजिन जो है कहा जाता है ईरानियन से संबंधित है, ईरानियन ओरिजिन माना जाता है। लेकिन कुछ विद्वान इसको अस्पष्ट मानते हैं, यानी कि इसका जो है ओरिजिन है वो बताना थोड़ा सा अस्पष्टता है या विवादित है, ऐसा कह सकते हैं। अब यहाँ पे ये भी दिया गया है कि गोर जो था मोहम्मद गजनी के अधीन एक छोटा सा क्या था, पहाड़ी राज्य था। जैसे आपको बताया गया कि गजनी जो है वो दिल्ली जैसा था और गोर जो था वो अजमेर जैसा। तो अजमेर जो छोटा पहाड़ी क्षेत्र था, अगर उसमें किसी का कब्जा हो गया तो अपने साम्राज्य का विस्तार के लिए वो कहाँ जाएगा, जो राजधानी था या जो फेमस जगह था, और फेमस जगह कौन था, गजनी। तो उम्मीद करते हैं चीजें आपको समझ में आ रही होंगी और धीरे धीरे आप जो है फैक्ट को भी याद कर पाइएगा। तो इस तरह से यहाँ पे अब हम लोग देखते हैं कि कैसे मैप में कहाँ गोर है कहाँ गजनी है, ताकि आप अगर आंसर राइटिंग कीजिएगा तो थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कौन पूरब में है कौन पश्चिम में है। तो यहाँ पे अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये जो है थोड़ा सा यहाँ धुंधला दिख रहा होगा, लेकिन आप के पास मैप होना चाहिए। तो इस तरह से ये गजनी है और यहाँ पे गोर है।
और इस तरह से यहाँ से ही ख्वारिज्म जो है का शाह जो है वो इधर यहाँ पे आने का प्रयास करेगा। तो गोर जो है उस पर सबसे पहला कब्जा करेगा कौन? मोहम्मद गोरी। और जब यहाँ पे कब्जा कर लेगा तो ये कहाँ पे कब्जा करेगा? जो मेन सेंटर था गजनी, उस पर कब्जा कर लेगा। और गजनी के अधीन जो जो आना क्षेत्र था, पंजाब हो, मुल्तान हो, चाहे सिंध हो, सबको फिर ये अपने अधीन करने का प्रयास करेगा। और जैसे पंजाब को अपने अधीन करेगा वो है ना किसका सीमा रेखा से लग जाएगा? पृथ्वीराज चौहान से। और इसके बाद पृथ्वीराज चौहान के साथ उसका युद्ध होगा। तो ये सब सारा कहानी जो है आपका आगे बढ़ते चलेगा। कुछ कुछ फैक्ट है उसको आप देखते चलिए और इसको है ना याद करने का प्रयास कीजिए। महमूद के उत्तराधिकारी निर्बलता का लाभ उठा के, मतलब मोहम्मद गजनी का जो भी उत्तराधिकारी हुए आपको बताया गया वो क्या थे? निर्बल थे। वो ऐसे है ना राजा नहीं हुए कि सभी साम्राज्य को बांध के रख सके। तो इसका फायदा कौन उठाता है? गोर का जो मोहम्मद गोरी रहता है वो इसको है ना फायदा उठाता है और गोर पे अधिकार करेगा ही करेगा। लास्टली वो गजनी पे भी क्या करेगा? अधिकार। उसी को यहाँ पे लिखा हुआ है कि गोर के संसबनी राजवंश के शासकों ने गजनी पर अधिकार कर लिया और पूरा गजनी को ध्वस्त कर दिया और अपने अधीन ले लिया। तो इस तरह से ऐसा नहीं है कि ये लोग जो है ना केवल दूसरे देश में जाते थे तभी है ना एक तरह से कहिए बर्बरता को दिखाते हैं। अपने ही देश पे जब दूसरे राज्य में जाते थे या दूसरा राजा के है ना राजधानी में जब कब्जा करते थे तो उस समय भी बर्बरता का ये प्रदर्शन करते थे। कुल मिला के इनको सत्ता का मोह था और सत्ता और संपत्ति के मोह के कारण ही इनका बर्बरता जो है वो देखने को मिलता था, है ना। लेकिन नाम जो है वो अलग अलग तरह से हम ना अपना साम्राज्य का विस्तार करना है तो है ना एक तरह से कहीं समर्थन लेने के लिए अलग धर्म का नाम ले लिए या कुछ का नाम ले लिए, इस तरह से अपना है ना विस्तार करते थे। अब चलिए मोहम्मद गोरी के बारे में हम लोग जानते हैं। इसका पूरा नाम अगर देखिएगा तो कहा जाता है साहबुद्दीन मोहम्मद गोरी या मोइजुद्दीन बिन साम के नाम से इसको जानते थे। तो इतना लंबा चौड़ा कहना नहीं है, मोहम्मद गोरी के नाम से इसको हम लोग क्या करेंगे? जानेंगे। तो कहा जाता है ये गजनी का क्या बन जाता है? राजा बन जाता है। और जब गजनी का राजा बनेगा तब कहा जाता है इसके बाद ये 30 है ना, ये 30 है। जैसे गजनी का ये राजा बनता है तब उसके बाद यानी कि 1173 के बाद लगभग 30 से 33 साल तक हम कह सकते हैं। यहाँ पे 1203 मान के चलिए तो ठीक है। 1206 में तो दिल्ली सल्तनत का स्थापना होता है, 1205 के आसपास शायद इनका देहांत हो जाता है। तो इस तरह से लगभग 30-32 साल तक जब से यह राजा बनेगा इसका साम्राज्य का केवल उत्कर्ष ही होता है, यानी साम्राज्य का विस्तार ही आपको देखने को मिलेगा। छोटा मोटा हार जो है वो तो देखने को मिलेगा, लेकिन इसके क्रम में आपको देखने को मिलेगा कि कैसे 1206 आते आते तक ये लोग जो है दिल्ली तक में क्या कर लेंगे? कब्जा कर लेंगे। तो इसीलिए कहा जाता है 1173 में राजा बनने के बाद इसके काल में 30 वर्षों तक साम्राज्य में केवल और केवल विस्तार ही देखने को मिलता है, उत्कर्ष ही देखने को मिलता है। गजनी का शासक होने के नाते वो अपने आप को पंजाब का वैध शासक मानता है। अब मानिए चलिए दिल्ली पे आपका कब्जा हो गया, तो दिल्ली पे कब्जा करने का मतलब पूरे भारत पे कब्जा। तो जैसा कि आपको बताया गया था गजनी के अधीन कौन आता था? सिंध था, मुल्तान था, पंजाब था। तो ठीक है मोहम्मद गजनी मर गया तो अपने आप को वो लोग स्वतंत्र कर लिया। लेकिन जब यहाँ पे गोरी आएगा तो बोलेगा ना कि पहले तो ये गजनी के अधीन था तो अब भी किसके अधीन होना चाहिए? तो गजनी के अधीन ही होना चाहिए, क्योंकि गजनी में अब किसका शासन है? मोहम्मद गोरी का। तो मोहम्मद गोरी कहेगा कि ठीक है जितना दिन अब तुम स्वतंत्र रहा अब यहाँ पे एक शक्तिशाली राजा आ गया है तो इस शक्तिशाली राजा की अधीनता को तुमको स्वीकार करना होगा। और इसी क्रम में ये सिंध पे, मुल्तान पे और पंजाब पे क्या करेगा? आक्रमण करेगा। बार बार हम चीजों को रिपीट करें, उम्मीद करते हैं आप समझ पा रहेंगे। पहले ये गजनी साम्राज्य का अंग था और इसीलिए चाहता था कि पंजाब जो है वो गजनी के अंतर्गत आ जाए। पंजाब में शासन था किसका? खुसरो मलिक का, जो कि गजनी वंश से संबंधित था। बस फैक्ट आपको यही याद करना, बाकी कहानी तो आपको याद होगा। बस याद कर लीजिए कि उस समय जब मोहम्मद गोरी पंजाब पे आक्रमण करेगा उस समय गजनी वंश का शासक जो था है ना, मतलब गजनी वंश के द्वारा यहाँ पे रखा गया जो पंजाब का शासक था वो कौन था? खुसरो मलिक था। तो देखिए गजनी का पहले से शासन था इसीलिए उसी का ना राजकुमार होगा, चाहे उसी से संबंधित जो आदमी होगा वो यहाँ शासन कर रहा है। अब गोरी तो नया आया, तो गोरी जब नया आएगा तो उसको पुराने वाले को हटाएगा और अपना जो गोर वंश से संबंधित है या संसबनी वंश से संबंधित जो अपना प्रतिनिधि है उसको वहां पे बैठाएगा। तो इस तरह से यहाँ पंजाब पे आक्रमण करता है। गोरी का गजनवी से संघर्ष चल रहा था और इसी कारण से पंजाब पर आक्रमण करना इसके लिए आवश्यक हो गया था। तो कुछ यहाँ पे है नहीं, केवल एक फैक्ट याद रखिएगा, खुसरो मलिक इसका है ना शासन कहां था? पंजाब में। तो अब समझ लीजिए दिल्ली पे कोई नया आदमी यहाँ कब्जा कर लिया तो उसी तरह समझ लीजिए गजनी पे एक नया आदमी आ गया, मोहम्मद गोरी। अब मोहम्मद गोरी चाहेगा कि पहले जो गजनी के अधीन था वो सारा चीज जो है सारा साम्राज्य जो है अब पुनः गजनी के अधीन हो जाए। और इसीलिए वो पंजाब पे क्या करता है? आक्रमण करता है। बोलता है कि ठीक है अब तुम स्वतंत्र रहा अब तो तुमको मेरा अधीनता स्वीकार करना ही होगा। और इस तरह से वो जो है यहाँ पे आक्रमण कर देता है। इसका एक रीजन और भी है, पंजाब की ओर बढ़ने का, सिंध मुल्तान पे या दिल्ली तक आने का एक रीजन और भी था जो कि आपको हम बताएं कि यहाँ पे ख्वारिज्म का एक शाह था जो कि खुरासान पर तक बढ़ चुका था और खुरासान के बाद ये डायरेक्ट कहाँ पे आने वाला था?
गोर और गजनी पे आने वाला था। इसीलिए उसके आने से पहले मोहम्मद गोरी जो है अपना साम्राज्य का विस्तार करना चाह रहा था, सेना बढ़ाना चाह रहा था, संपत्ति जो है उसका आना एक तरह से कहिए एकत्रित करना चाह रहा था, ताकि अगर बाय चांस इसका में आक्रमण कर दे तो वो क्या कर ले, इसका सामना कर सके। और इसी क्रम में कहा जाता है ख्वारिज्म के शाह से, जिसने खुरासान पर अधिकार कर लिया था, उसके कारण जो है गोरी जो है यहाँ पे एक तरह से गोरियों को क्या मिल रहे थे, चुनौती, और इसीलिए वो लोग भारत की ओर क्या कर रहे थे, आक्रमण कर रहे थे। अतः भारत की ओर आक्रमण करने के सिवाय गोरी के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। तो पूछा जाएगा गोरी का भारत आक्रमण के कारण क्या क्या थे, तो बहुत सारे कारण में से एक कारण ये भी था कि ख्वारिज्म का अपना साम्राज्य का विस्तार कर रहा था। अगर ये इधर आक्रमण ना नहीं करता मोहम्मद गोरी पंजाब, मुल्तान, सिंध में, तो वो आना छोटे से साम्राज्य में सिमट के रह जाता, उसके पास ना उतना सेना होता, ना संपत्ति होता, तो बहुत आसानी से हार जाता। और इसीलिए उसका पराजय ना हो, इसलिए वो क्या करता है, यहाँ पे पंजाब में, सिंध में, मुल्तान में और अल्टीमेटली यहाँ पे दिल्ली और अजमेर में ये क्या करेगा, कब्जा यहाँ पे कर लेगा। और इस तरह से हम लोग देखते हैं कि कैसे उसका साम्राज्य जो है वो यहाँ अफगानिस्तान से उसका जो आपको पता होगा एक बख्तियार खिलजी छोड़ के जाता है, जो कि बंगाल तक यहाँ पे पहुंच जाएगा, आपका नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय को ध्वस्त करते हुए, और वहां लक्ष्मण सेन जो रहेगा उसको पराजित करते यहाँ पे भी मुस्लिम साम्राज्य का स्थापना कर देता। तो यही क्रम जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि कैसे यहाँ पे एक एक करके घटनाक्रम या युद्ध जो है वो चलते जाता है। आपको सारा चीज हम बता दिए, बस फैक्ट के लिए यहाँ पे अब किसके आपको बताया गया। पंजाब, तो पंजाब का कुछ घटनाक्रम आपको याद होना चाहिए, सिंध का घटनाक्रम होना चाहिए याद, उसके बाद आपको जो चाणक्य के बारे में बताया उसका है, फिर अजमेर के बारे में हम लोग देखेंगे, फिर आपका जयचंद के बारे में देखेंगे, और ये वीडियो जो है वो समाप्त आपका हो जाएगा, है ना। चलिए, तो 16 मिनट हो गया, अब उम्मीद करते हैं 15-16 मिनट में हम खत्म भी कर देंगे। यहाँ पे देखिए आपका सबसे पहला आक्रमण जो होता है मोहम्मद गजनी का, या पहला जो क्षेत्र था, सॉरी मोहम्मद गजनी बोल रहे हैं, मोहम्मद गोरी, माफ कीजिएगा, मोहम्मद गोरी, है ना। गजनी जगह का नाम है, और वहां पे जो शासन करने वाला राजा है मोहम्मद गोरी है। और मोहम्मद बिन साम तो आपको लंबा चौड़ा बताया गया, उतना आना याद कर लीजिएगा, लिखने के लिए हो जाएगा। तो पहला आक्रमण कहां पे करेगा, सिंध, और कहां पे करेगा, मुल्तान पे करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि यहाँ पे ये लोग सुन्नी थे, तुर्क मुसलमान जो थे वो सुन्नी थे, और यहाँ पे जो शासन चल रहा था यहाँ ये लोग कौन थे, शिया थे। तो ऐसा भी है ना, हम बोले ना कि इनका मुख्य उद्देश्य जो है साम्राज्य पे कब्जा करना, साम्राज्य का विस्तार करना, संपत्ति पे कब्जा करना, भले ये धर्म का नाम ले, है ना, और अपने जो साम्राज्य विस्तार को ये क्या कर रहे थे, वैध ठहरा दे। तो वैधता ठहराने के लिए धर्म का नाम लेते थे, बाकी इनका मुख्य उद्देश्य था साम्राज्य का विस्तार करना, और कोई दूसरा इसका उद्देश्य नहीं था, अपना शक्ति को अति करना। तो इस तरह से यहाँ पे सिया थे, अतः मोहम्मद गोरी उनके राज्य को जितना अपना धर्म समझता था। 1182 ईस्वी में उसने मुल्तान पे, उच्च पे, दक्षिणी सिंध पे जीत कर अपने साम्राज्य पे मिला लिया। कहने मतलब 1182 आते आते तक कहा जाता है अभी मुल्तान हो गया, उच्च हो गया, और दक्षिणी जो सिंध हो गया, सबको जीत लेता है कौन, मोहम्मद गोरी। अब इसी चीज को जब आप लिखिएगा और इस चीज को मैप में डिनोट कर दीजिएगा तो आपका नंबर जो है आराम से बढ़ जाएगा। देखिए ये उच्च है, ये मुल्तान है, ये आपका लाहौर है, अभी जौहरी नहीं है तो इसको नहीं भी लिख सकते हैं। यहाँ पे आपका सिंध का ये, हाँ गुजरात ये दिख रहा है ना, हाँ ये जो सिंध का एरिया हो जाएगा। तो इस तरह से आप बता सकते हैं कि 1182 आते आते वो मुल्तान, उच्च, सिंध तक क्या कर चुका था, कब्जा कर चुका था। अब यहाँ पे वो गुजरात पे कब्जा करना चाहता था, जो कि आपको बताया भी गया था कि यहाँ पे है ना आपका ये जो है भीम प्रथम के समय मोहम्मद गजनी का यहाँ पे क्या हुआ था, आक्रमण भी हुआ था। और वहां पे एक मंदिर था ना, क्या मंदिर का नाम था वहां, हाँ सोमनाथ मंदिर, कभी कभी है ना आसान सा चीज भी लगता है, भूल गए। तो सोमनाथ मंदिर जो है वहां पे 1025 में वो क्या करता है, आक्रमण भी करता है। ये सारा चीज हम लोग क्या कर चुके थे, पढ़ चुके थे। तो इस तरह से सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करता है गजनी। अब यहाँ पे मोहम्मद गोरी आता है, तो मोहम्मद गोरी भी चाहेगा कि वो क्या करे, गुजरात पे यहाँ पे क्या करे, कब्जा करे। और इस तरह से उस समय जो भीम द्वितीय राजा था उसके समय में ये क्या करता है, कब्जा, ये आक्रमण करता है। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि आप जहां पे भी आक्रमण करें वहां से जीत ही जाए। यहाँ पे पता चलता है कि जैसे बघेल भीम द्वितीय के ऊपर ये क्या करेगा, आक्रमण करेगा, बघेल द्वितीय जो है मोहम्मद गोरी को बहुत बुरी तरह से पराजित कर देता है। तो इस तरह से यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान के संदर्भ में भी आप देखिएगा कि जब यहाँ पे प्रथम तराइन का युद्ध हो जाता है, मोहम्मद गोरी को पराजित कर दिया जाता है। उसी तरह से यहाँ पे चाणक्य के यहाँ भीम द्वितीय जब उस समय शासन कर रहा था, उस समय मोहम्मद गोरी यहाँ पे आक्रमण करता है, तो यहाँ पे उसको भी ये क्या कर देते हैं, पराजित करते हैं। लेकिन कहता है ना कि अपने ही में अगर एकता नहीं रहेगा तो दूसरा को तो फायदा होगा। तो इस तरह से जयचंद्र जो रहेगा तराइन के दूसरा युद्ध में तटस्थ रहता है, और इसी का फायदा, यही फूट का फायदा मोहम्मद गोरी उठाएगा और दोबारा आक्रमण करेगा और सबको ये क्या कर लेता है, अपने अधीनता में ले आता है। तो इस तरह से चलिए यहाँ पे देख लेते हैं दूसरा जो महत्वपूर्ण आक्रमण हुआ 1178 में, पाटन, जो कि कहां पड़ता है, गुजरात में। और इस समय राजा था भीम,
बघेल भीम द्वितीय जो कि चालुक्य, एक है चालुक्य, ये चालुक्य नहीं है, ये चालुक्य है ना। तो चालुक्य जो था वो गुजरात में शासन कर रहे थे। गोरी को बहुत बुरी तरह से क्या करता है, पराजित करता है। तब गोरी को समझ में आता है कि अगर हमको पूरे भारत पे कब्जा करना होगा तो सबसे पहले यहाँ पे पंजाब पे कब्जा करना होगा। पंजाब पे कब्जा कर लेंगे तो हम सीधे ना दिल्ली और अजमेर की सीमा से लग जाएंगे और पृथ्वीराज चौहान को पराजित करने के बाद तो बाकी राजाओं को हम बहुत आसानी से हरा सकते हैं। जैसे अगर मान के चलिए कि चाइना कब्जा करना चाहेगा तो वो क्या करेगा, सोचेगा कि नेपाल पे कब्जा कर लेते हैं तो भारत पे आक्रमण करना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे वही थ्योरी ये भी लगा रहा था। तो पंजाब पे कब्जा कर लेंगे तो हम दिल्ली अजमेर तक पहुंच सकते हैं। तो इसीलिए बोलता है कि जब तक पंजाब पे अधिकार नहीं करेंगे तब तक भारत को जीतना संभव नहीं है। और इसीलिए सबसे है ना, अब वो क्या करता है, मुल्तान और सिंध के बाद या चालुक्य में तो यहाँ पे हार गया, गुजरात में हार गया, अब यहाँ पे जाएगा कहाँ पे, तो वो जाएगा आपका पेशावर और लाहौर में। तो इस तरह से यहाँ पे लाहौर तो दिख रहा है, पेशावर भी पाकिस्तान में है, तो यहाँ पे मैप में नहीं दिख रहा है। तो इस तरह से यहाँ पे लाहौर और पेशावर में क्या करेगा, आक्रमण करेगा। और बोलता है यहाँ के शासक गजनी वंश के खुसरो मलिक ने उसकी अधीनता मान ली तथा बहुमूल्य उपहार दिए। तो इस तरह से यहाँ पे पंजाब का एरिया उस समय हम कह सकते हैं, पेशावर लाहौर के जो भी क्षेत्र था उस समय का मैप और अभी का मैप में थोड़ा थोड़ा डिफरेंट आता है। तो पंजाब के अधीन ये सब आता था। तो बोलता है खुसरो मलिक, अभी आपको बताया गया, वो उसका अधीनता को स्वीकार कर लेगा और इस तरह से पंजाब का एरिया जो है हम कह सकते हैं वो किसके अधीन आ जाएगा, तो पंजाब का वो मोहम्मद गोरी के अधीन आ जाएगा। अब बोलता है 1185 ईस्वी में उसका कब्जा कहाँ पे हो जाएगा, सियालकोट के दुर्ग पे हो जाएगा। यहां से गोरी के लिए भारत पर विजय मार्ग है ना प्रशस्त हो गया। यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे तो ये लाहौर के ऊपर में है आपको सियालकोट। तो जैसे ये सियालकोट को दुर्ग पे एक तरह से कह सकते हैं कब्जा कर लेगा, तो सियालकोट के दुर्ग के बाद अब ये भारत पे क्या कर सकता था, आ सकता था, आक्रमण कर सकता था। तो इस तरह से धीरे धीरे ये जो है मुल्तान पे, सिंध पे होते होते, पेशावर लाहौर से होते होते सियालकोट पे पहुंच जाता है। और यही चीज को आपको बताना है मैप में कि कैसे ये जो है उच्च मुल्तान, लाहौर और है ना तब जाके सियालकोट में ये क्या हो जाता है, पहुंचता है। और पहले तो यहाँ पे ये भी दिया गया है कि गजनी कैसे है ना खैबर पास होते होते यहाँ पे सियालकोट के है ना क्रम में ये लोग क्या करता है, कब्जा करता है। तो इस तरह से मैप में थोड़ा सा आपको क्या करना है, यहाँ पे है ना ध्यान देना है कि कैसे कैसे इनका क्या हो रहा था, विजय हो रहा था। अब यहाँ पे देख लीजिए, बोलता है पंजाब पर अधिकार कर लेने के पश्चात गोरी के साम्राज्य सीमाएं किससे लग गई, दिल्ली के अजमेर के चहमान है ना राजा पृथ्वीराज है ना तृतीय, जिसको पृथ्वीराज चौहान के नाम से हम लोग क्या कहते हैं, जानते थे। और इस तरह से ये महत्वाकांक्षी राजाओं के बीच जो है संघर्ष क्या था, अनिवार्य था। अब दो राजा, आप इसीलिए आपको हम पहले वीडियो के शुरुआत में ही ढांचा बना दिए, वहां आप देख रहे हैं और यहाँ तक देख रहे हैं, तो उम्मीद करते हैं क्यों बताए थे वो आपको समझ में आ रहा होगा। हो सकता है यहाँ आते आते तक चीजें आपको क्लियर नहीं हो पाती, इसलिए शुरुआत में ही बताए थे कि कैसे वो मुल्तान, उच्च है ना लाहौर, सियालकोट कब्जा करते करते वो जो है पृथ्वीराज चौहान के सीमा से लगेगा और इस तरह से दोनों राजाओं के बीच युद्ध होगा। और दोनों राजाओं के बीच यहाँ पे है ना युद्ध होता है, वही चीज को यहाँ पे दिया गया है। तो चलिए युद्ध का है ना जो घटनाक्रम है उसको एक एक करके देखने का प्रयास करते हैं कि कैसे पृथ्वीराज चौहान का कुछ एरिया पे कब्जा करेगा कौन, मोहम्मद गोरी, उसको है ना अपने अधीन लाने के लिए पृथ्वीराज चौहान जो है वो युद्ध करता है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्षेत्र आता है भटिंडा पर अधिकार है ना को लेके था, मोहम्मद गोरी ने अधिकार कर लिया भटिंडा के दुर्ग पे। तो इस तरह से यहाँ पे अभी आपको हम दिखाएंगे भी, भटिंडा मैप में दिखाए भी थे शायद है ना, नहीं दिखाए तो अभी दिखाएंगे। तो भटिंडा का जो दुर्ग है उस पे वो क्या कर लेगा, कब्जा कर लेगा और इसकी सुरक्षा के लिए अपना एक सेनापति, याद रखिएगा, मलिक जियाउद्दीन। यही सब फैक्ट को आपको याद रखना है, क्योंकि है ना जब आप लिखिएगा तो कुछ तो तथ्य होना चाहिए ना। तो आपको याद रखना है भटिंडा का जो है ना, भटिंडा का जो दुर्ग था उसमें अपना सेनापति छोड़ के जाएगा जिसका नाम था मलिक जियाउद्दीन। और इसी को फिर से पृथ्वीराज चौहान जो है वो 13 वर्ष के संघर्ष के बाद इससे वापस भी ले लेता है इस दुर्ग को। तो यही चीज है ना यहाँ पे देगा भी, मोहम्मद गोरी की वापसी की तैयारी में ही था कि पृथ्वीराज से एक बड़ी सेना के साथ उसका सामना करने के लिए क्या हुआ, बढ़ा। तो वो जो है भटिंडा में दुर्ग पे कब्जा कर लेगा, उसके बाद वापस होने वाला था। लेकिन मोहम्मद गोरी जो है मतलब इतना आसानी से चला जाए ऐसा तो हो नहीं सकता है। पृथ्वीराज चौहान जो है अपना जो क्षेत्र के अधीन आने वाला जो दुर्ग था वो अपने पास लाने के लिए पुनः है ना सेना के पुनः हम क्या कर सकते हैं, पहली बार जो है एक तरह से कह सकते हैं मोहम्मद गोरी के साथ क्या हो जाता है, भिड़ जाता है। और इसी को हम लोग बोलते हैं 1191 में तराइन के मैदान में इन दोनों सेनाओं के बीच क्या होता है, युद्ध होता है, जिसको तराइन का प्रथम युद्ध के नाम से जानते हैं। तो अब
क्लियर कट समझिए कि कैसे वो मुल्तान पे, सिंध पे कब्जा करके चालुक्य यानी गुजरात के पाटन क्षेत्र पे जाता है, पाटन क्षेत्र को जीत नहीं पाता है तो सोचता है पंजाब को जीत ले, पंजाब को जीतने के बाद हम दिल्ली अजमेर होते हुए आराम से गुजरात को जीत सकते हैं। लेकिन यहाँ पे वो क्या कहता है, पंजाब को तो जीत जाता है, लेकिन पंजाब को, सियालकोट को जीतने के बाद जब वो भटिंडा का दुर्ग पे कब्जा करेगा तो पृथ्वीराज चौहान उसको ऐसे जाने नहीं देगा, क्योंकि आप जो है एक महत्वपूर्ण शासक या शक्तिशाली शासक के क्षेत्र में कब्जा करके जा रहे हैं, तो वो ऐसे आपको छोड़ने वाला था नहीं। और इसीलिए तराइन के मैदान में कहा जाता है दोनों के बीच 1191 में भीषण युद्ध होता है, और इसमें आपको पता होगा कि पृथ्वीराज चौहान जो है वो विजयी होते हैं। और इस तरह से यहाँ पे कहा भी गया था मोहम्मद गोरी की पराजय हुई तथा घायल अवस्था में उसके एक विश्वास पात्र खलजी अधिकारी घोड़े पर बिठाकर है ना भाग निकलने में सफल हो गया। तो इस तरह से है ना चंद का पृथ्वीराज रासो देखिएगा तो कहा जाता है उसमें उसके सामने लाया गया था और उसको माफ कर दिया गया था पृथ्वीराज चौहान के द्वारा मोहम्मद गोरी को। और ये उसका एक तरह से कहिए सबसे है ना एक तरह से कहिए अदूरदर्शी कदम था। लेकिन होता है ना कभी कभी राजा रहते हैं, बड़े राजा रहते हैं, तो वो उदारता दिखाते हुए कहते हैं कि ठीक है इस बार तुम गलती कर दिया लेकिन नेक्स्ट टाइम गलती नहीं करेगा, तुमको हम माफी दे देते हैं। लेकिन ये माफी देना उसके लिए घातक सिद्ध हुआ। दूसरा जब युद्ध होगा तो पता चलेगा पृथ्वीराज चौहान जो है वो इस युद्ध में पराजित होते हैं और उनका देहांत भी हो जाता है। मोहम्मद गोरी जो है इस तरह का है ना उदारता दिखाता नहीं है। अब जैसा कि आपको बताया गया भटिंडा में वहां पे क्या किया गया था, मोहम्मद गोरी के द्वारा अपना है ना अधिकारी को वो छोड़ा गया था है ना मतलब उनके संरक्षण में। तो यहाँ पे भटिंडा के दुर्ग को घेराबंदी करता है। 13 महीने के पश्चात जियाउद्दीन बर्नी जिसको वो छोड़ के गया था उसको वो क्या कर लेता है, छीन लेता है। तो 13 महीने के संघर्ष के बाद जो उसका दुर्ग छीना गया था उसको वापस भी लेता है। तो मोहम्मद गोरी तो भागा, उसके द्वारा जो अधिकार किया गया था भटिंडा का दुर्ग उसको भी अब है ना अपने अधीन ले लिया। तो ये जो है दूसरी पराजय थी किसकी, मोहम्मद गोरी। तो इस तरह से गोरी जब यहाँ पे आता है तो चालुक्य में यानी गुजरात में भी आता है और यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान द्वारा भी तराइन के प्रथम युद्ध में तो हारा ही हारा। उसके बाद भटिंडा में जो उसका है ना युद्ध हुआ 13 महीनों का, उसमें भी उसका जो प्रतिनिधि था वो हार जाता है। और इस तरह से गोरी का ये दूसरा यहाँ पे पराजय आपको देखने को मिलेगा। परंतु कहा जाता है कि मोहम्मद गोरी जो है वो अपने हार से निराश नहीं होता है और फिर से सैनिक की तैयारी करता है और पृथ्वीराज चौहान से बदला लेने के लिए एक बड़ी सेना के साथ भारत पे यहाँ पे आता है। इस बीच का कहानी थोड़ा बहुत आपको पता भी होगा कि जयचंद कहा जाता है जो कि पृथ्वीराज चौहान का है ना एक तरह से कह सकते हैं ससुर था, क्योंकि उसका बेटी को वो अपहरण कर लिया था सहयोगिता। ये सब पिक्चर सब में आपको देखने को मिलेगा। या पृथ्वीराज रासो जो है जो कि चंद बरदाई का लिखा गया है उसमें आपको देखने को मिलता है। इसीलिए कहा जाता है उनके बेटी का अपहरण कर लिया था, इसीलिए जयचंद जो है कोई कोई विद्वान बोलते हैं उसको बुलाया था, मोहम्मद गोरी को इनवाइट किया था। और कुछ लोग बोलते हैं कि भले इनवाइट ना किया हो लेकिन जब यहाँ पे युद्ध होगा, दूसरा युद्ध होगा, उस समय वो तटस्थ रहेगा, यानी कि उसको बचाने के लिए वो जो है पृथ्वीराज चौहान की ओर से लड़ाई नहीं लड़ेगा। तो होता है ना कि कभी कभी अपने ही बीच में मतभेद होता है, इसका फायदा कोई दूसरे ले लेते हैं। तो यही यहाँ पे हो जाता है। जयचंद है ना जो यहाँ पे इसको साथ नहीं दिया, मोहम्मद गोरी का साथ दिया इनडायरेक्टली, या कह सकते हैं पृथ्वीराज चौहान का साथ नहीं देने के कारण हम पृथ्वीराज चौहान को हारते हुए देखते हैं दूसरा तराइन का युद्ध में। और कुछ रीजन और भी था तो वो सारा चीज भी हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो देखिए ये आना सियालकोट है, ये लाहौर है, ये भटिंडा का दुर्ग है और इसके बाद ये तराइन है। तो तराइन में जैसे आपका युद्ध होता है तो आप कह सकते हैं ना तराइन का युद्ध में ये भागता है कौन, मोहम्मद गोरी। उसके बाद मोहम्मद गोरी है ना तराइन के युद्ध में भागने के बाद है ना पृथ्वीराज चौहान कहाँ चला जाएगा, भटिंडा में। और भटिंडा पे क्या कर लेगा है ना 13 महीनों के संघर्ष के बाद कब्जा कर लेगा। तो इस तरह से आपको मैप से याद होना चाहिए कि दिल्ली यहाँ है, तराइन इसके बाद आता है, फिर भटिंडा आता है, तब लाहौर है, सियालकोट है। तब आप जो लिखिएगा तो आपका आंसर राइटिंग का क्वालिटी अपने आप क्या होने लगेगा, इंप्रूव होने लगेगा। ये सब चीज को आपको ध्यान में रखना है। अब ये सब कहानी जो है आप पृथ्वीराज रासो के द्वारा जो कि में लिखा हुआ मिलता है, जिसके प्रेरित होकर कई सारे पिक्चर वगैरह बनाए गए हैं। ये सब कहानी आप थोड़ा बहुत लिख सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा इसको लिखने का प्रयास मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा इसको एलोबरेट कीजिएगा तो आपका जो दूसरा पार्ट है वो छूट जाएगा। तो इसीलिए ऐसा नहीं कि जान रहे हैं तो कोई चीज को कहानी लिखते जा रहे हैं, पता चला है ना ये संयुक्ता का कैसे अपहरण करता है, कैसे प्रेम होता है ना, कैसे विवाह होता है, ये सब सारा कहानी एक पेज में लिख दिए, लेकिन पूछा गया था उसके बारे में ज्यादा है ही नहीं। तो कॉपी भरने के लिए यहाँ पे लिखना नहीं है, जो आपको पूछा गया उसके संदर्भ में चीजों को लिखना है ना। चलिए तो इस तरह से आपके है ना आंसर में एक वजन होना चाहिए है ना। कहानी के लिए या पिक्चर बनाने के लिए आप आंसर वहां पे नहीं दे रहे, 800 से 1000 शब्दों में आपको चीजों को लिखना है, तो फैक्ट के साथ चीजों को विश्लेषणात्मक तरीके से लिखना है ना। चलिए तो पृथ्वीराज यहाँ पे क्या होते हैं, दूसरा में पराजित होते हैं। तराइन का दूसरा युद्ध कहा जाता है इतिहास के लिए निर्णायक। यही सवाल आपको पूछा जाता है
की तरह इनका दूसरा युद्ध और चंदावर का है ना युद्ध भी कहा जाता है कि ये भारतीय इतिहास का निर्णायक युद्धों में से एक था, क्योंकि इसमें जो है मुस्लिम साम्राज्य का जो स्थापना है उसका मार्ग को प्रशस्त करता है। इसके फलस्वरूप तुर्कों के भारत भूमि का साम्राज्य का स्थापित करने का मार्ग प्रशस्त हो गया। इसने न केवल चहमान है ना साम्राज्यिक शक्ति को नष्ट कर दिया, अपितु संपूर्ण हिंदुस्तान को भारत की भारी विपत्ति में डाल दिया। तो ना केवल पृथ्वीराज चौहान, कहा जाता है पृथ्वीराज चौहान जो है विलासिता में डूब गया था, वो है ना मतलब इतना कॉन्फिडेंस हो गया था कि मोहम्मद गोरी आके जीतने, होता है ना कि कभी कभी कि आप जो है एक बार किसी को हरा दिए, तो हरा दिए तो आपके ऊपर एक तरह से कहिए ओवर कॉन्फिडेंस आ गया, और ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में जब दूसरी बार उसके ऊपर आक्रमण होता है तो वो उसको जीत नहीं सकते हैं। तो ये सब सारा चीज जो है अलग अलग कहानी में अलग अलग संदर्भ के तौर पे आपको पढ़ने को यहाँ पे मिलता है। तो चाहे जो भी कारण रहा होगा, दूसरी बार ये जो होते हैं पराजित हो जाते हैं, और ना केवल अपना जो चहमान शासक या चौहान वंश को ये बर्बाद करते हैं, बल्कि यहाँ पे इसके बाद बर्बाद होता है, बल्कि है ना एक तरह से कह सकते हैं इस युद्ध के बाद पूरे हिंदुस्तान में भारी विपत्ति हो जाता है। तो कह सकते हैं बहुत सारा रीजन हो सकता है युद्ध में हारने का, जयचंद का साथ ना देना है ना, ये भी बहुत बड़ा एक रीजन था। और भी छोटे छोटे जो राजा थे आपस में एकता का प्रदर्शन यहाँ पे नहीं किए, और उसका फायदा जो है मोहम्मद गोरी जो है वो उठाता है। इसलिए कहा जाता है जब देश का मामला आता हो तो आपसी जो मतभेद है उसको भूल जाना चाहिए, और एक साथ मिलके यहाँ पे विदेशियों के खिलाफ हम लोगों को खड़ा होना चाहिए। नहीं तो क्या करेंगे कि यहाँ पे फूट डालो और शासन करो का नीति तो आप पढ़ चुके हैं, अपने बीच में यहाँ पे लड़वाते रहेंगे, और बाद में पता चला जयचंद का क्या हुआ, बाद में उसी के ऊपर आक्रमण किया गया, उसी को पराजित कर दिया गया। तो जयचंद जो टसक रहा था उसका तो कोई फायदा हुआ नहीं, उसको तो लगा कि पृथ्वीराज चौहान मर जाएगा तो हमको दिल्ली में कब्जा हो जाएगा। तो देख लीजिए इस तरह का अपने फायदा के लिए लोग जो है देश को डुबा देता है कभी कभी। शासकों तथा जनता के बीच मनोबल पूरी तरह से टूट गया था, ये सब लिखने का बात है। चौहान शक्ति ने दूर जाने के बाद यहाँ पे है ना समाप्त हो जाने के बाद, मतलब इसके अधीनता आ जाने के बाद जो जगह था, हांसी था, सिरसा था, कुहराम था, समन था, ये सब सभी जो है मतलब जो भी छोटे छोटे राज्य थे या एक तरह से कहिए क्षेत्र थे, वो किसके अधीन यहाँ पे आ गए, तो मोहम्मद गोरी के अधीन यहाँ पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए कहता है मोहम्मद गोरी ने कूटनीति से काम किया, क्योंकि आप अगर कहीं पे जाते हैं तो अपना सीधे राजा अगर दे दीजिए ना, वहां पे राजा बैठा दीजिए तो जनता विद्रोह कर देगी। तो क्या कीजिएगा, वहां का जो राजा का फैमिली है उसी में से एक व्यक्ति को आप चुन लीजिएगा, ताकि जनता जो है आपका डायरेक्ट विद्रोह ना करे। और जो भी राजा का फैमिली से व्यक्ति को आप चुनिएगा वो आपका अधीनता को क्या करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। तो इस तरह से अब मान चलिए यहाँ पे हमारा देश में प्रधानमंत्री कोई दूसरा हमारे देश का बन जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोई दूसरा चाइना का कोई आदमी आके प्रधानमंत्री बन जाए तो हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो ठीक है, अपना आदमी जब परेशान करता है तो हम लोग सह लेते हैं, लेकिन दूसरा का आदमी सीधे सीधे राजा का पद को ग्रहण कर ले तो जनता विद्रोह कर सकती थी। इसीलिए एक कूटनीति के तहत वो यहीं के राजा फैमिली से एक व्यक्ति को चुनेगा मोहम्मद गोरी, और उसको राजा बना देगा और बोलेगा तुम मेरा अधीनता को क्या कर लो, स्वीकार कर लो। तो इस तरह से इसी कूटनीति के तहत कहता है पृथ्वीराज के के पुत्र गोविंद राज को अजमेर के ऊपर अपनी अधीनता का राज्य करने का अधिकार दे दिया, और उसको कहा गया कि तुम जो है मोहम्मद गोरी का अधीनता को स्वीकार कर लेना। तो इस तरह से यहाँ पे ये दिया गया है। लाइन कट गया यहाँ पे, 1 मिनट देखिए, इतना देरी अच्छी हो गया। आप इसको फॉरवर्ड कर सकते हैं, है ना, कभी कभी डिस्टर्ब हो जाता है।
अपडेट क्यों ले रहा है? अभी इसको अपडेट लेना था। चलिए जल्दी से इसको हम लोग सेंस बोर्ड खोल लेते हैं। कहाँ थे हम लोग? चंदावर का युद्ध तो नहीं, मोहम्मद गोरी। हाँ चलिए, हाँ तो जैसा कि बताया गया था कि यहाँ का ही राजा को वो क्या करेगा, फैमिली से किसी एक व्यक्ति को चुनेगा और उसको राजा घोषित कर देगा ताकि जनता जो है उसको स्वीकार करे, क्योंकि अगर बाहर का कोई व्यक्ति को राजा घोषित कर देगा तो हो सकता है जनता ही विद्रोह कर दे। तो इसीलिए एक कूटनीति चलता है। पृथ्वीराज चौहान का जो पुत्र रहता है गोविंदनाथ, उसको बोलता है कि तुमको राजा बनाते हैं, तुम मेरा अधीनता स्वीकार कर लेना। इसी तरह से दिल्ली में आना तोमर वंश को इसको सौंप दिया जाता है। इंद्रप्रस्थ में, जो कि दिल्ली का पुराना नाम कह सकते हैं, अपना जो विश्वास पात्र सहायक होगा या एक तरह से कह सकते हैं गुलाम होगा, कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके नेतृत्व में एक सेना रख दी और कहा कि हमारा काम है हिंदू शासकों से संधि की शर्तों को क्या करवाना, मनवाना। तो जो भी संधि हुआ है उसके शर्त से वो बाहर ना जाए, इसके लिए अपना एक गुलाम छोड़ के जाता है ना, जिसका नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक, और यही जाके दिल्ली सल्तनत का स्थापना करेगा। गोरी गजनी वापस क्या कर देता है, लौट जाता है। यानी कि मोहम्मद गोरी जो है वापस जो गजनी, जो कि अफगानिस्तान में था, अपने साम्राज्य का राजधानी में वो लौट जाता है। उसके जाने के बाद अजमेर तथा दिल्ली में छिटपुट विद्रोह होते रहे, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक उन्हें क्या कर दिया, दबा दिया है ना। उसके लिए गोरी को यहाँ पे आने का कोई आवश्यकता नहीं पड़ता है। कहा जाता है कि जब चंदावर का युद्ध हुआ था, है ना, जब यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान यहाँ पे, है ना, का एक तरह से का ये देहांत हो जाता है। अलग अलग उनके देहांत का कहानी यहाँ पे दिया गया, उसमें अभी हम लोग नहीं जानेंगे। शब्द भेदी, है ना, उनको तीर चलाना आता था। ये कहानी आपको पिक्चर वगैरह सब में देखने को मिलेगा, चंद बरदाई के द्वारा जो लिखा गया है, पृथ्वीराज रासो। इसको आप आंसर राइटिंग में लिख सकते हैं। थोड़ा सा हम आपको बता ही देते हैं यहाँ पे। जैसे वो जो है, कहा जाता है दूसरा जो तराइन का युद्ध होगा उसके बाद उसको पकड़ के ले जाया जाता है। उसके बाद वहां पे चंद बरदाई उनको कहते हैं कि अगर आपको अपना बदला लेना है तो आपको क्या करना होगा, एक काम करना होगा, क्योंकि उनको शब्द भेदीबान चलाने के लिए आता था कि अगर बता दिया जाए या कहीं से आवाज आ रहा है तो वो आंख बंद करके भी वहां पे तीर चला सकते थे, सही निशाना मार सकते थे। तो कहा जाता है एक पहले तो राजा लोग इस तरह से एक मतलब अपना खेल के दृष्टिकोण से कार्यक्रम चलाते ही रहते थे। तो कहा जाता था एक जो मतलब कोई जगह था, इसको यहाँ पे बोला जाता है यहाँ पे कि यहाँ पे राजा सॉरी हाँ, यहाँ पे राजा यहाँ पे है। अब बोला गया कि यहाँ पे क्या करना है, तीर चला। चंद बरदाई और पृथ्वीराज रासो में कहते हैं कि यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान थे। अब वो, है ना, शब्द के माध्यम से बता देते हैं कि जो मोहम्मद गोरी है वो कहाँ पे है, और इसी तरह से ये मोहम्मद गोरी को बोलते हैं कि 3 बार आप आवाज दीजिएगा कि, है ना, इसको क्या करना है, मारना है, जो भी चीज यहाँ पे था उसको मारना है बोल के। तो इस तरह से वो आवाज देता है, इसके आवाज से, है ना, पहचान जाते हैं कि ये कहाँ पे खड़ा है, और इस तरह से डायरेक्शन बता देते हैं। और डायरेक्शन बताने के बाद यहाँ पे शब्द भेदी तीर उनको चलाना आता था, तो इस तरह से कहा जाता है वो तीर चलाते हैं और मोहम्मद गोरी जो है ना उसको मार देते हैं। तो इस तरह से वो अपना बदला ले लेते हैं, क्योंकि उनका आंख को जो है मोहम्मद गोरी जो है वो फोड़ दिए थे। क्योंकि पहले क्या होता था ना, राजा लोग जब पकड़ाता था ना तो अपना साम्राज्य का विस्तार ना करे, फिर से कब्जा ना कर ले, इसलिए सबसे पहले आंख को ही फोड़ दिया जाता था, क्योंकि अंधा राजा कितना, है ना, युद्ध लड़ेगा, ऐसा वो लोग सोचते थे।
तो इसीलिए यहाँ पे ये घटनाक्रम, ये सब कहानी आप लिख सकते हैं आंसर राइटिंग में, लेकिन आपके पास फैक्ट होना चाहिए, है ना। अब फैक्ट के तौर पे देखते हैं कि जब यहाँ पे 1192 में यहाँ पे जब तराइन का दूसरा युद्ध हो जाएगा और पृथ्वीराज चौहान यहाँ पे पराजित हो जाते हैं, तो उसके बाद यहाँ पे एक राजा रहता था जयचंद, जो कि उसका ससुर हम कह सकते हैं, है ना, जो सहयोगिता के पिता का नाम था जयचंद। और कहा जाता है, जैसे कि आपको बताया भी गया, कि यही इसको बुलाए भी थे, और नहीं भी बुलाए थे तो तटस्थ रहे थे तराइन के दूसरे युद्ध में, जो है ना पृथ्वीराज चौहान के हार का एक कारण भी बना था। तो इस तरह से गढ़वाल नरेश जयचंद्र को वो पराजित करता है। कन्नौज तथा बनारस में उसका क्या हो जाता है ना, जो शासक था। तो इसके मतलब क्या हो गया, जब ये पराजित हो गया तो उसके अधीन आ जाएगा। तुर्क साम्राज्य बिहार की सीमा तक जाके हो जाता है, पहुंच जाता है। कहा जाता है चंदावर के युद्ध में जयचंद्र को आंख में ही तीर लगता है और इस तरह से वो है ना मर जाता है। तो 1195-96 में मोहम्मद गोरी ने भारत पर पुनः आक्रमण किया और बयाना को घेर लिया, जहां जादव भट्टी राजपूत शासक कुमार पाल की यहाँ पे राजधानी थी, वह पराजित हुआ और तुर्कों ने थंगीर तथा विजय मंदिरगढ़ के किले पर अधिकार कर लिया, है ना। यहाँ की रक्षा का भार बाउद्दीन तुगरील को सौंपा गया। उसी है ना ने एक लंबे घेरे के बाद ग्वालियर के दुर्ग पर भी क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। मतलब जो भी छोटे छोटे दुर्ग थे उन सब पे क्या कर लिया गया, अधिकार कर लिया गया, है ना। आपको थोड़ा बहुत दुर्ग का नाम याद करने का प्रयास करना, याद हो जाए तो ठीक, और नहीं तो है ना कम से कम एक आध गो का भी नाम याद रखिएगा तो याद, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। मोहम्मद गोरी के लौटने के बाद उसके जो सहायक कुतुबुद्दीन ऐबक थे, एक सेनापति बख्तियार खिलजी ने बुंदेलखंड, बिहार, बंगाल आदि पे क्या कर लिया, विजय प्राप्त। आपको बताया गया जो बख्तियार खिलजी था वो है ना विक्रमशिला नालंदा विश्वविद्यालय को तहस नहस करते हुए पंजाब बंगाल का जो सेन वंश था उसमें लक्ष्मण सेन था, वहां तक है ना पहुंचता, उसको पराजित कर देता। तो इस तरह से उत्तर भारत में एक तरह से कहिए मुगल फिर बार कर रहे हैं, मुस्लिम या तुर्क मुसलमानों का एक तरह से कहिए सत्ता स्थापित हो जाता है। यहाँ पे ऐबक ने पराजित किया चंदेल राजा परमार्दी को, फिर है कालिंजर, महोबा, खजुराहो के, सॉरी खजुराहो नहीं है, हाँ खजुराहो, हाँ ठीक है, खजुराहो के है ना महत्वपूर्ण दुर्गों पर कब्जा कर लेता है। बख्तियार खिलजी पूर्वी भारत की ओर अभियान चलाता है और उदंतपुरी, विक्रमशिला तथा नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करते हुए बंगाल चला जाता है। मात्र 18 घुड़सवारों के साथ सौदागरों के छद्म वेश में सेन वंश के राजवंशों की राजधानी नादिया पर वो धावा बोल देता है और लक्ष्मण सेन को पराजित कर देता है। तो भेष बदल के वो जाता है और इस तरह से लक्ष्मण सेन, याद रखिएगा उस समय है ना राजा थे और उनका जिला जो था वो, सॉरी राजधानी था वो नादिया था। वहाँ ये नादिया यहाँ पे है, मैप में थोड़ा सा आपको धुंधला दिख रहा होगा, लेकिन बंगाल में थोड़ा सा ये आप बना सकते हैं। और ये इनका कैसे उच्च होते हुए ये पूरा दिल्ली है ना से करते करते यहाँ पे है, बाद में अजमेर वगैरह सब में भी ये क्या कर लेंगे, कब्जा कर लेंगे। सब सारा कहानी आपको बता दिया गया। तो थोड़ा सा आपके किताब में जो मैप होगा उसको भी देखने का प्रयास कीजिएगा। और जब ये है ना कहा जाता है जीत लेते हैं, उसके बाद तो अपना प्रतिनिधि छोड़ के चला जाएगा। इनका ध्यान के बारे में कहा जाता है इस प्रकार तुर्क साम्राज्य संपूर्ण उत्तरी भारत में छा गया। 1206 है ना 1206 में शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी भारत से गजनी वापस जाते हुए सिंध की नदी पर यहाँ पे है ना तट पर खोखर नामक लड़ाकू जातियों द्वारा मारा गया। कहीं पे 1205 देता है, कहीं पे 1206 देता है, जो भी है ना आप एक बार क्रॉस चेक का अपना जो सोर्स है उससे मिला लीजिएगा। हम यहाँ 1206 लिखे। उसकी मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक नामक एक व्यक्ति उसके भारतीय साम्राज्य का स्वामी बन जाता है और जिसने यहाँ गुलाम वंश का यानी दिल्ली सल्तनत का क्या किया, स्थापना किया। तो इस तरह से यहाँ पे इसका जो अथी है ना कब्रगाह है, कहा जाता है टोम जो है वो कहाँ पे है, गोर में है ना, जो है ना ये पाकिस्तान में है, सोहावा करके एक जगह का नाम है ना, पंजाब प्रोविंस में यहाँ पे पड़ता है, डिस्ट्रिक्ट है ना जो है वो झेलम डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे पड़ता है। तो ये नहीं पूछेगा, फैक्चुअल क्वेश्चन में पूछ सकता है ना, ये नहीं पूछेगा है ना। तो इस तरह से यहाँ पे सोहावा करके एक जगह है, वहां पे इसका कब्र है किसका, मोहम्मद गोरी का। तो इस तरह से यहाँ पे हम लोग मोहम्मद गोरी के बारे में देख लिए। अब हम लोग नेक्स्ट जो है यहाँ पे जैसा कि आपको बताया गया था तीसरा पार्ट में हम लोग देखेंगे किताबुल हिंद, जो कि अल बरूनी के द्वारा लिखा गया था और मोहम्मद गजनी के साथ वो भारत आए थे। तो इससे भी एक प्रश्न जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखने को मिला है, तो उसको हम लोग समझ लेंगे कि है ना क्वेश्चन के अगर लगेगा कि क्वेश्चन में बताना होगा तो डायरेक्ट हम क्वेश्चन में बता देंगे, और अगर लगेगा कि है ना उसको क्वेश्चन में बताने से पहले कुछ बहुत चीज बताया जाए तो हम उसको पार्ट 3 में बताएंगे। एक्चुअली पार्ट 3 लाने का पूरा प्रयास करेंगे। तो 2 पार्ट में हम लोग गजनवी इन्वेजन से संबंधित चीजों को देख लिए, मोहम्मद गजनी के बारे में, मोहम्मद गोरी के बारे में। तो इस तरह से चीजों को थोड़ा सा याद कीजिएगा, मैप के साथ लिखने का प्रयास कीजिएगा और थोड़ा सा अपने से भी ढूंढने का प्रयास कीजिए कि कौन कौन सा क्वेश्चन जो है वो आया हुआ है। उम्मीद करते हैं अगर ये वीडियो आपका आज ही चला जाए, जैसे कि आज रिकॉर्डिंग हो रहा है, तो आज अगर ये अपलोड हो जाता है तो उम्मीद करते हैं
कि 1-2 दिन में रिजल्ट भी आ जाएगा। अभी तो लोगों को पढ़ने का भी मन नहीं कर रहा है जब तक रिजल्ट नहीं आ रहा है। हम भी थोड़ा सा कंटिन्यू नहीं रह पा रहे हैं, लेकिन प्रयास करेंगे कि अपने आप को थोड़ा सा कंटिन्यू रखें और यहाँ पे आपका जो कम से कम हिस्ट्री का सिलेबस है उसको यहाँ पे हम कंप्लीट करवा दें। तो उम्मीद करते हैं कि आप जो है चीजों को यहाँ तक देख रहे हैं तो समझ रहे होंगे, और हम यहाँ पे वीडियो अपलोड करें ना करें उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर आप सीरियस कैंडिडेट है तो आपको कहीं से भी अपना जो सिलेबस है उसको कंप्लीट करना है और इसका प्रयास कीजिए, है ना, कि आप जो है जो करंट है उसका टॉपिक को आप थोड़ा बहुत लेके चलिए। जो आपके पास पहले से मटेरियल उस सबको थोड़ा सा आप क्या कीजिए, आप थोड़ा सा अपने पास लाने का प्रयास कीजिए और उसको रिवाइज करने का प्रयास कीजिए। जब आपका रिजल्ट आ जाता है तो ठीक है, आप मेंस का में पूरी तरह से लग सकते हैं। रिजल्ट नहीं आता है तो आप सीजीएल में या दूसरे एग्जाम में जा सकते हैं। बहुत ज्यादा इससे परेशान होने की आवश्यकता नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।